नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार सरकार ने संकल्प लिया था कि देश के हर एक व्यक्ति की थाली में बिहार का एक व्यंजन जरूर होगा। इसे लेकर अब केंद्र और बिहार की डबल इंजन सरकार कदम भी बढ़ा रही है। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में काफी संभावना है। बिहार में हर एक इलाके में कुछ न कुछ खास खाद्य उत्पाद हैं जो अपनी खास पहचान रखते हैं। इसमें मिथिला का मखाना, भागलपुर का जर्दालू आम, भागलपुर का ही कतरनी चावल, गया का मगही पान, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, सिलाव का खाजा और चंपारण का मार्चा चावल प्रमुख है। बिहार सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण नीति 2024 तैयार कर ली है और माना जा रहा है कि इसी सप्ताह इस पर कैबिनेट की मुहर भी लग सकती है। ऐसे में दावा किया जा सकता है कि खाद्य प्रसंस्करण नीति लागू होने से बिहार में बाहर के रास्ते खुल सकते हैं। तो बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काफी संभावना है और अगर इसे तरीके से लागू किया जाए तो बिहार को विकास के रास्ते पर सरपट आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले आपको बताते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण में आखिर क्या क्या शामिल है, तो उसको भी समझते हैं। तो देखिए, खाद्य प्रसंस्करण में कृषि, बागवानी, फूलों की खेती शामिल है। इसके साथ साथ मधुमक्खी पालन, डेयरी पशुपालन, मुर्गी पालन भी शामिल है। इसके साथ साथ और क्या है, तो मक्का, फल सब्जी, दलहन, तिलहन, दूध, शहद प्रसंस्करण भी शामिल रहेगा। इसके साथ साथ मांस, पोल्ट्री, मछली प्रसंस्करण भी जो है वो शामिल रहेगा। तो एक नया जो कह सकते हैं दरवाजा है वो खुल रहा है। मसाला, जड़ी बूटी और बेकरी का भी प्रसंस्करण शामिल इसमें है। तो खाद्य प्रसंस्करण में ये शामिल है और इन कृषि उत्पादों में बिहार जो है वो कैसे अव्वल है उसको भी समझते। तो मखाना, देश का 90% उत्पादन सिर्फ बिहार में मखाना का होता है। लीची की अगर बात करें तो सबसे बड़ा उत्पादक इसे बिहार मुजफ्फरपुर माना जाता है। आम की अगर बात करें तो तीसरा बड़ा उत्पादक है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में कितनी संभावनाएं हैं और ये संभावनाएं अपार नजर आती है। भिंडी की अगर बात करें तो चौथा बड़ा उत्पादक जो है वो हमारा राज्य है और ऐसे में एक बड़ी तैयारी चल रही है। ईख की अगर बात करें तो छठा बड़ा उत्पादक है। तो इन कृषि उत्पादों में हमारा जो बिहार है, हमारा जो राज्य है, हमारा प्रदेश इतना अव्वल है। मखाना की अगर बात करें तो देश का 90% जो उत्पादन है वो सिर्फ बिहार में होता है। तो ये संभावनाएं हैं और अपार संभावनाएं यहाँ पर नजर आती है कि इन फूड्स को लेकर के किस तरीके से रोजगार हो या फिर हम व्यापार जो है वो कर सकते हैं। तो देखिए, बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी खुलने को तैयार है और आखिर ये यूनिट कहां है और इनकी विशेषता क्या है उसको भी समझते हैं। तो देखिए, मुजफ्फरपुर का मेगा फूड पार्क जिसमें 25,000 लोगों को नौकरी या रोजगार मिल सकता है, तो रोजगार के भी नए मौके मिलेंगे। वहीं 5,000 मीट्रिक टन प्रति वेयरहाउस क्षमता वाले 2 ड्राई वेयरहाउस जो है वो मुजफ्फरपुर में खास है। प्याज और आलू का भी कोल्ड स्टोरेज जो है वो मुजफ्फरपुर में बना है। तो ये वो जगह है जहां पर ये सारी चीजें हैं। 4,000 मीट्रिक टन क्षमता का फ्रोजन स्टोरेज भी यहां इस जिले में है, यानी कि मुजफ्फरपुर में। 80 मीट्रिक टन का केला पकाने का जो चैम्बर है वो भी यहां पर है। तो देखिए, ये प्रोसेसिंग जो यूनिट है वो खुलने के लिए तैयार है और ये पूरा जो सेटअप है वो लगाने की पूरी तैयारी है। और अब देखिए, ई रेडिएशन सेंटर खुलने को तैयार है। ये प्रोसेसिंग यूनिट पटना के बिहटा में ई रेडिएशन सेंटर जो है उसकी तैयारी है। रेडिएशन तकनीक से जो उत्पाद है उसको प्रोसेस किया जाएगा। तो अलग अलग तकनीक, आधुनिक तकनीक, इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाना है। देखिए, फल सब्जी और दूसरे खाद्य पदार्थ की जो प्रोसेसिंग है वो हो पाएगी और वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो आसान हो पाएगी। सीधे अमेरिका और यूरोप के बाजार तक पहुंच जो है वो हो सकती है। तो ई रेडिएशन सेंटर कैसे खास होगा वो समझने की कोशिश करें। मसाले, हर्बल प्रोडक्ट, मांस, मछली का जो जीवन काल है वो बढ़ता है इस ई रेडिएशन सेंटर के जरिए। सामान की क्वालिटी जो है वो भी बनी रहती है, यानी कि जो लोग सामान कंज्यूम करेंगे वो उनको अच्छी क्वालिटी में मिल पाएगी। जल्द खराब होने की भी आशंका जो है वो कम हो जाती है, यानी कि आपने फूड प्रोसेसिंग के बाद से कैसे उसको सेफ रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। बेटा के सिकंदरपुर में निर्यात पैक जो है वो हाउस है। कृषि उपज को फ्रेश रखने के लिए पैक हाउस का जो विकास है वो किया जाना है। तो ये वो व्यवस्थाएं की जाएंगी। राज्य से निर्यात की संभावना काफी अब अधिक हो जाएगी, रोजगार के अवसर खुलेंगे और कई संभावनाएं नजर आ रही है। अब देखिए, एकीकृत निर्यात पैक हाउस लीची, आमर मखाना
और ये सारी चीजें सुरक्षित यहां पर रख सकेंगी। बेटा के सिकंदरपुर में निर्यात पैक हाउस, और इस निर्यात पैक हाउस के जरिए क्या क्या सुविधाएं मिल सकेंगी वो हम आपको बता रहे थे। तो देखिए, और इस बीच देखिए, एनडीए के नेताओं का कहना है कि खाद्य प्रसंस्करण नीति बिहार के लिए वरदान साबित हो सकती है, और इससे लेकर बिहार सरकार की पहल की एनडीए नेता भी जमकर सराहना कर रहे हैं। जबकि विपक्ष का आरोप है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार के बाद भी लोगों की थाली खाली है और काम करने की बजाय सरकार में बैठे लोग अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण नीति बिहार के लिए वरदान साबित होगी। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मिथिला का मखाना, भागलपुर का जर्दालू आम और कतरनी चावल, गया का मगही पान, मुजफ्फरपुर की शाही लीची जैसे बिहार के कई उत्पाद हैं जिसे खाद्य प्रसंस्करण नीति का लाभ मिलेगा और किसानों की आय का जरिया बनेगा। बिहार में इसकी पहल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विकास की नई इबारत दिखेगा। बिहार में अपराधियों की बहार है, भ्रष्टाचार चरम पर है। अब खाद्य संस्करण विभाग तैयार है तो वो क्या करेंगे? यहाँ तो गरीबों का थाली खाली है। बिहार में डबल इंजन की सरकार में बिहार को क्या फायदा हो रहा है? बिहार की जनता के हित में बात नहीं हो रही है। सिर्फ ये सरकार में बैठे लोग अपने पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं। अब ये सरकार बदलने के बाद ही बिहार की जनता का भला होगा। बिहार के उद्यमियों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने पटना में ये घोषणा की कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट को देश में बढ़ावा दिया जाएगा और विशेष करके तरजीह बिहार को दिया जाएगा, क्योंकि बिहार में अनंत संभावनाएं हैं। फल में लीची हो, आम हो, केला, मखाना हो, जिसके पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और ये कदम हमारे विजन डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी मजबूती प्रदान करेगा। बिहार जो एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ इसके उत्पाद चाहे वो बाजरा हो, ज्वार हो, मक्का हो, आम, लीची, बहुत सारे यहाँ के उत्पाद हैं। उस दिशा में काम होगा तो उसकी पहचान न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो पाएगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मखाना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मखाना की दिशा में जो काम किया, जो प्रयास किया है, उसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है। अब देखिए, खाद्य प्रसंस्करण नीति से बिहार को क्या कुछ फायदा हो सकता है उसको भी हम आपको बताते हैं। तो हर थाली में बिहार का उत्पाद पहुंचेगा, जिसकी चर्चा भी लगातार की जाती रही है। बिहार के हर जिले में उत्पाद खास से कहीं ना कहीं कुछ खास आपको बिहार में मिल जाता है। डबल इंजन की सरकार का असर जो है वो भी देखने को मिलेगा। केंद्र और बिहार सरकार की डबल ताकत नजर आएगी। प्रसंस्करण नीति से बिहार बदलेगा। तो खाद्य प्रसंस्करण नीति के लागू होने से बिहार के अव्वल और अव्वल होने की संभावना है। विकास के पथ पर बिहार दौड़ेगा। किसानों की आय दोगुनी हो सकती है। रोजगार की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके साथ साथ हर हाथ को काम मिल सकता है। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी की संभावना भी नजर आती है। तो देखिए, मिथिला का मखाना, भागलपुर का जर्दालू आम और कतरनी चावल, गया का मगही पान, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, सिलाव का खाजा और चंपारण का मार्चा चावल की प्रसंस्करण इकाई बिहार में खुलेगी। इसके लिए बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2024 तैयार हो गई है। इसी हफ्ते नीति पर कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है। राज्य सरकार की इच्छा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बिहार को सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बनाने की है। राज्य की जमीन विभिन्न कृषि फसलों, सब्जियों और फलों की साल भर खेती के लिए अनुकूल है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रही है संवाददाता विनीता मिश्रा। का मखाना, भागलपुर का जर्दालू आम, कतरनी चावल और सिलाव का खाजा तमाम ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसका प्रसंस्करण इकाई बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2024 के तहत तैयार कर लिया गया है। कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलने की संभावना भी एक हफ्ते में बताई जा रही है और इस प्रसंस्करण नीति के बाद बिहार में कई आयाम खुलने वाले हैं। आपको बता दें कि इसी हफ्ते कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। चाहे कतरनी चावल हो, गया का मगही पान हो, मुजफ्फरपुर की शाही लीची हो, सिलाव का खाजा हो या फिर चंपारण का मार्चा चावल की प्रसंस्करण इकाई की बात हो। आपको बता दें
कि बिहार की कुल खाद्य उत्पादन वर्ष 2019-20 में 163.8 लाख टन से बढ़कर 2021-22 में 184.9 लाख टन हो गया। राज्य सरकार की इच्छा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बिहार को सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बनाने की है और उसी के मद्देनजर जो नीति है वो तैयार की गई है। आपको बता दें कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण इकाई खोलने के लिए मुजफ्फरपुर में 140 एकड़ क्षेत्र में मेगा फूड पार्क विकसित किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण में वो प्रक्रिया शामिल होगी जिसके तहत कृषि, बागवानी, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, डेयरी, पशुपालन, मुर्गी पालन को शामिल किया जाएगा। प्रमुख रूप से मक्का प्रसंस्करण, फल प्रसंस्करण, दलहन तिलहन प्रसंस्करण, दूध प्रसंस्करण, शहद प्रसंस्करण, ये तमाम चीजों को शामिल किया जाएगा। यानी पूरी जो तैयारी है वो खाद्य प्रसंस्करण की तरफ से कर ली गई है। बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2024 तैयार कर लिया गया है जिसमें रोजगार भी मिलेगा, रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे, साथ ही साथ जो किसान हैं उन्हें फायदा भी होगा क्योंकि बिहार सरकार की कोशिश यही है कि जितनी ज्यादा हो सके, क्योंकि बिहार की भूमि उसके अनुकूल है, सभी मौसम में जो खेती है वो यहाँ की जाती है और ऐसे में जो उसकी क्षमता है उसे और बढ़ाया जाए और उसी के मद्देनजर खाद्य प्रसंस्करण नीति 2024 तैयार कर लिया गया है। इसी हफ्ते कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण नीति लगभग तैयार है। दुनिया भर में सिलाव का मशहूर खाजा की प्रसंस्करण इकाई बिहार में खुलने जा रही है। इसके लिए बिहार सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण नीति 2024 तैयार कर ली है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार। खाद्य प्रसंस्करण नीति है तैयार, बिहार में आएगी बहार। जी हाँ, बहुत जल्द ही नालंदा के खाजा का भी दिन बदलने वाला है क्योंकि जिस तरह से बिहार सरकार बिहार में खाद्य प्रसंस्करण नीति को तैयार करने जा रही है उसको लेकर जो है यहाँ पर देख सकते हैं खाजा व्यवसायियों में भी काफ़ी उत्सुकता का माहौल देखा जा रहा है। अब यहाँ पर जानते हैं किस तरह से जो है खाजा का निर्माण किया जाता है, किस तरह से खाजा को बनाया जाता है कारीगरों के द्वारा, क्योंकि नालंदा के जो सिलाव का मशहूर खाजा है 32 परत वाली है और यह पूरे दुनिया भर में मशहूर है। पता जाए कि आप किस तरह से खाजा यहाँ तैयार करते हैं? पहले मैदा को सानते हैं, मैदा सानने के बाद में उसको हम लोइया बनाते हैं, लोइया बनाने के बाद में उसको रोल बनाते हैं, रोल बनाने के बाद में पीढ़ा पे बेलते हैं तो खिलता है खाजा और खाजा होता है। 52 परत का रोल बनता है, 52 परत का रोल बनने के बाद में खाजा खिलता है। इसमें बिहार सरकार का सबसे बड़ा योगदान है, ठीक है। और ये जो खाजा मेरा नया खाया चालू हुआ है, एक गुड़ का खाया और चीनी का खाया और एक नया खाया चालू कर रहे हैं आपका चॉकलेट खाया, ठीक है। बहुत अच्छा है, इसका डिमांड है। तो क्या लग रहा है बिहार सरकार खाद्य प्रसंस्करण नीति में तैयारी कर रहा है 2024 लाने के लिए? यहाँ जो हम चाह रहे हैं कि सरकार लोग भी बहुत ये खाया पर बहुत काफ़ी ध्यान दे रहे हैं लोग और चाह रहे हैं कि अब और आगे जैसे मखाना हो गया, सिलाव खाया हो गया, उस सबका बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है नालंदा के जो व्यवसाय खाद्य व्यवसाय काफ़ी खुश है। उन्होंने कहा कि अगर खाद्य प्रसंस्करण नीति लागू कर दिया जाए तो काफ़ी सराहनीय रहेगा, खास करके बिहार सरकार के लिए जो अच्छा कदम रहेगा। नालंदा से न्यूज 18 अभिषेक कुमार। तो देखिए ये सिलाव का खाजा और इस सिलाव के खाजे के साथ साथ हर जिले में कुछ ना कुछ खास है और उन खास चीजों पर सरकार की नजर है कि कैसे इस नए जो खाद्य प्रसंस्करण नीति है, इस नीति के जरिए लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए और कैसे बिहार के व्यंजन को और खास पहचान दी जाए और इसकी पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। तो अगर ऐसा अब हो रहा है तो इसका सीधा फायदा बिहार के लोगों को मिलेगा। अब बात कुदरत के कहर से मचे हाहाकार की। आधा हिंदुस्तान बाढ़ और पहाड़ खिसकने से परेशान है। बड़े पैमाने पर जनजीवन प्रभावित हुई है। महाराष्ट्र के नासिक से लेकर उत्तराखंड के उत्तरकाशी तक हाहाकार मचा हुआ है। इस रिपोर्ट को देखिए। प्रकृति के प्रहार की डराने वाली तस्वीरें।
पहाड़ से मैदान तक नदियों में उफान। मुसीबत की बारिश, आफत में जान। सावन के महीने में कुदरत की ताकत इंसानों के लिए फिर से चुनौती बन गई है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा रखा है। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के नासिक शहर से आई तस्वीरें दिखाते हैं, जहां गोदावरी जल प्रलय की वजह बन गई है। नासिक में गोदावरी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। सैलाब का पानी धीरे धीरे विस्तार लेता जा रहा है और आबादी वाले इलाकों पर अपना शिकंजा कसता जा रहा है। आलम यह हो चुका है कि गोदावरी के नजदीक बने मंदिर, सड़क और पुल सैलाब में समा चुके हैं। पुणे में मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे सैलाब ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है। शहर का एक बड़ा हिस्सा किसी झील में तब्दील हो चुका है, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन से लेकर एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर तैनात किया गया है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें गुजरात के नवसारी से आई हैं। यहाँ एक वाटरफॉल में अचानक जलस्तर बढ़ने से 1000 से ज्यादा सैलानियों की जान पर बन आई। पानी के तेज बहाव के बीच फंसे इन लोगों को प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। गुजरात के डांग में सैलाब ने कहर बरपा रखा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां अपनी हदों को पार कर चुकी हैं, जिसका असर ये हो रहा है कि कई जगहों से पहाड़ी इलाकों में भयानक झरने फूट पड़े हैं, जो एक नए खतरे को दावत दे रहे हैं। उत्तर काशी में गंगोत्री लगातार उफान पर बनी हुई है। बेकाबू सैलाब का स्तर इतना हो चुका है कि गंगा घाट और आरती स्थल पूरी तरह से डूब चुके हैं। गंगोत्री का पानी भागीरथी शिला के नजदीक तक पहुंच चुका है। और अब देखिए सोन प्रयाग से आई ये तस्वीरें, जहां केदार घाटी में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। केदार घाटी में आई प्रलय के बाद इस वक्त एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मंदाकिनी नदी ठीक मेरे नीचे है। न्यूज 18 इंडिया वहां पर उस तस्वीर को कैद करने के लिए यहाँ पर आया, क्योंकि एक बड़ा जोखिम वाला यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन है। और इस वक्त एक तरफ सेना पुल बना रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर एनडीआरएफ जो है इस तरह की रस्सी को यहाँ पर लटकाकर उससे रेस्क्यू ऑपरेशन में आसानी होती है, इसलिए उसे यहाँ पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे, मैं भी यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ठीक पीछे यहाँ पर गहरी नदी है और मंदाकिनी नदी के पास से ये ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं होता है। इस खतरनाक ऑपरेशन में एनडीआरएफ के बड़े अधिकारी भी मौके पर डटे हुए हैं, जो हालात की पल पल निगरानी कर रहे हैं। अभी तो स्लाइडिंग नहीं हो रही है, सही होगा। फिर भी दोनों साइड लुकआउट मैन रख करके यात्री अगर आएंगे तो उनको असिस्ट करते हुए इधर को लेके आएंगे। अभी ये लग रहा है सर आप लोगों के अभी ऊपर और हाँ, अभी तो लिंचोली में है। अगर वेदर क्लियर होता है तो हेप्टर रेस्क्यू होगा। और जो गौरीकुंड में हैं लोग यात्री, तो वो यहाँ से मैनुअली आएंगे। लोगों का जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके, इसके लिए अस्थायी पुल भी बनाया जा रहा है। अस्थायी पुल बनाने की जो कोशिश थी सेना की, उसमें कुछ बाधाएं आई थी, जिसके बाद पुल का दूसरा रूट यहाँ पर देखा जा रहा था। आप तस्वीरों में देखेंगे नीचे अब दूसरी लोकेशन को यहाँ पर देखा गया है, क्योंकि सामने मंदाकिनी नदी की जो आवाज है, क्योंकि आज पानी बढ़ा है, देर रात काफी बारिश हुई थी, जिसके बाद इस जगह पर अब सेना पुल बना रही है। और ये अस्थायी पुल यहाँ से दूसरी पहाड़ी की तरफ जाएगा, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे तस्वीरों में लकड़ियां वहां पर हैं और कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जिसके जरिए इस पुल का निर्माण किया जाएगा। और न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि मंदाकिनी नदी जो इस वक्त उफनती दिखाई दे रही है, उसके ठीक ऊपर ये पुल बनाने की यहाँ पर कोशिश सेना के द्वारा की जा रही है। 31 जुलाई को हुई प्रचंड बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश के रामपुर में तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। अभी तक कई लोग लापता हैं, जबकि प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव की लगातार डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने लगातार मोर्चा संभाले रखा है। दूर दराज के इलाकों में
बचाव दल की टीमें दिन रात लापता लोगों को तलाश रही है। 5 अगस्त का दिन मोदी सरकार के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज ही के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर में नए युग की शुरुआत हुई थी और आज ही के दिन 2020 में लाखों राम भक्तों का सालों पुराना सपना साकार हुआ था। ये रिपोर्ट देखिए। पाँच अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर में नए युग की शुरुआत। संसद का मानसून सत्र चल रहा था और तारीख थी 5 अगस्त 2019। सबको उम्मीद थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में आएंगे, लेकिन वो उस दिन लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा का रुख कर गए। स्पीकर चेयर पर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू बैठे हुए थे और आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा से अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के नए युग का आगाज किया था। मान्यवर, मैं तो जो बिल को पायलट कर कर आया हूँ वो बिल के अंदर मैं मानता हूँ, मतभेद हो सकता है, मैं मानता हूँ 370 और 35 से हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है और साथ अर्थ में जम्मू कश्मीर ये 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला है। 5 अगस्त 2019 कश्मीर से धारा 370 खत्म। राष्ट्रपति के गजट के बाद कश्मीर से धारा 370 इतिहास के पन्नों में सिमट गया। इसी दिन शाह ने जम्मू कश्मीर को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का ऐलान किया और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश। 5 अगस्त 2020 राम भक्तों का सपना साकार। 5 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन कर आधारशिला रखी थी। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसके बाद मोदी सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए तेजी से काम किया और इस शुभ काम के लिए भी 5 अगस्त की तारीख चुनी गई और खुद पीएम मोदी रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के यजमान बने। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।